चलिए, आज मैं आप लोग को बता दूं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके जो 1 to 5 में क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़े नहीं पढ़े। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बस वही सब टॉपिक को आप लोग विशेष ध्यान से दे करके पढ़िएगा। और 6 to 8 वालों को क्या पढ़ना है और आपका 9th जो SST वालों को क्या पढ़ना है, साथ साथ जो सोशल साइंस है या आपका साइंस है उनको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जो आप वर्ग 1 to 5 के जो टीचर बनने वाले हैं, 1 to 5 के लिए आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के। और उसमें आपका 1/4 आपका क्या होगा कि आपका निगेटिव होगा। ठीक है, ये जो 150 क्वेश्चन होंगे तो इसमें आपका मान के चलिए कम से कम 20 क्वेश्चन तक आपके रीजनिंग के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन तक आपके मैथ के रह सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका जैसे उसने दिया सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन को हम पूरा इतिहास समझते हैं। ठीक है, ये टॉपिक में आप पूरा प्राचीन और मध्यकालीन और आप आधुनिक इतिहास तीनों टॉपिक को आप लोग पढ़ करके जाएंगे, तो हो सकता है यहां पर 25 से 30 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका ईवीएस इन्वायरमेंट साइंस जो पर्यावरण है, उससे कम से कम आपको हमको लगता है कि 20 तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं तो 15 तो निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो जो टॉपिक में लिख रहा हूं उसको विशेष रूप से आप पढ़िएगा। ठीक, उसके बाद आपका जो सामान्य जनरल अवेयरनेस में आपका आ गया करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स भी आपके पूछे जाएंगे, मुझे लगता है कम से कम तो 15 क्वेश्चन तक आपके करेंट अफेयर्स जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप बिहार स्पेसिफिक जो आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। ठीक है, ज्योग्राफी ये आपको दोनों मिला करके पॉलिटी इकोनॉमिक्स बिहार स्पेसिफिक भी आपको कम से कम तो 15 क्वेश्चन तक यहाँ पूछे जा सकते हैं। और ओवरऑल जो जीए का पार्ट है उसमें आपके साइंस को भी रख सकते हैं आप, साइंस भी निश्चित तौर पे 20 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं कि लगभग कितना क्वेश्चन हुआ, 20 20 40 30 ही मानिए, 70 70 और 30 100 115 115 हो गया। ठीक है, 20 क्वेश्चन 135 और 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आपका हो सकता है कि आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी के हो, सामान्य जो भारतीय ज्योग्राफी है या इंटरनेशनल, या आपका भारत का पॉलिटी है यहाँ, और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन आपको 1 to 5 में आप देखिएगा कि पूछा जाएगा। तो बार बार एक ही चीज को मैं बार बार बता रहा हूं कि क्या क्या पूछा जा सकता है, इसलिए कि आप लोग उस पर फोकस कीजिए। रीजनिंग पे फोकस करना है, मैथ पे फोकस करना है, राष्ट्रीय आंदोलन खास करके हिस्ट्री पूरा अच्छे से पढ़ना है, पर्यावरण को अच्छे से देखना है, करेंट अफेयर्स अच्छे से करके जाइए, बिहार स्पेसिफिक जो भी नॉलेज है उसको लेकर के जाइए 15 क्वेश्चन, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ओवरऑल जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन, और साइंस का आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ये मिला करके आपके कम से कम जो है 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मेरे समझ से इस यही बीपीएससी का पैटर्न रहा है। तो निश्चित तौर पे 1 to 5 में यही सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साउंड क्लियर नहीं जा रहा है क्या सर? साउंड क्लियर नहीं है क्या? आवाज को बढ़ाया जाए। साउंड बिल्कुल क्लियर है, और आप लोग ईयरफोन लगा के सुना कीजिए। ठीक है, ईयरफोन लगाइएगा, क्योंकि बाहर में आप लोग बैठते होंगे या कहीं पे, तो हो सकता है कि साउंड आपको कम लगता हो, या मोबाइल में भी कई प्रॉब्लम रहता है। साउंड बिल्कुल यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ईयरफोन लेके बैठिए। तो 1 to 5 वाले इस पे फोकस कीजिएगा। अब रही बात, आगे मैं बता दूं जो 6 to 8 वाले हैं, तो 6 to 8 वाले हो चाहे आप 9 10, तो 6 to 10 हम डायरेक्ट कर देते हैं। 6 to 10 वाले ध्यान दीजिएगा, 50 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस जीए के पार्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस में आपका बिहार स्पेशल भी हो सकता है 10 क्वेश्चन, 5-6 साइंस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन भी 10 क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के भी मॉडर्न हिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन रह सकते हैं।
इसी प्रकार से आपका सेट करके हो सकता है 5 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी दे दे। कितना हो गया आपका, और बाद बाकी आपका जो भी है बिहार का मान के चलिए 5 क्वेश्चन दे देगा, 10 क्वेश्चन तक साइंस दे सकता है, 10 10 20 5 25, 25 और 10 क्वेश्चन ये हो गया 25 10 35, ठीक है। और आपका 15 क्वेश्चन में आपका इधर ओवरऑल ले सकते हैं आप, किसको ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स इसी में मैनेज करके 2 4 5 क्वेश्चन करंट का भी रह सकता है, ठीक है, करंट का 5 6 क्वेश्चन। तो ये 50 वाला क्वेश्चन का लगभग यही सेट होगा, आप देखिएगा, ठीक है। और 100 मार्क्स का जिनका एसएसटी है, सोशल साइंस है, तो 6 to 8 वाले के लिए तो ओवरऑल आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी आपका एसएसटी का पार्ट है सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और रही बात जो और 9 10th वाले हैं, तो अभी मैं उनको भी बोलूंगा, ऐसे आपका सब्जेक्ट जैसे आप बनते हैं हिस्ट्री के, तो साथ साथ आप जो विषय है आपका वो मेन रूप से पढ़िए, लेकिन साथ साथ आप इन सब्जेक्ट को भी, ज्योग्राफी पॉलिटी को भी पढ़ के रखिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं किया है कि 9 10th में जो आप टीचर बनने वाले हैं केवल उसी के सब्जेक्ट, हाँ 10+2 में अगर हैं तो 10+2 में आपका 50 क्वेश्चन तो ये सब आप पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन, साइंस, बिहार स्पेसिफिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और ये 50 क्वेश्चन तो इधर से आ जाएगा। और 100 क्वेश्चन अगर कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर पढ़िए, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़िए, लैंग्वेज है, भाषा है तो भाषा पढ़िए, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। कंप्यूटर वाला मैंने बताया था कि आप क्या कीजिए कि कंप्यूटर के बहुत सारे ऐप भी मौजूद हैं, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन के या टेक्निकल जो भी कम से कम जो आईटी ऑफिसर लेवल का होता है बैंकिंग वगैरह में, तो वो आप बुक मंगा सकते हैं आईटी ऑफिसर वाला, और उसको कम से कम उस लेवल का आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चूंकि बीपीएससी एकदम लो भी नहीं पूछेगा, खूब टफ भी आपको प्रोग्रामिंग नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पूछेगा। और एक एनसीईआरटी का 12 का कंप्यूटर का बुक आता है वो मंगा लीजिए, आपको अमेजन पे मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों काम कीजिए, कंप्यूटर वाले 2 बुक आप जरूर मार्केट से ले लीजिए, या आप जो है इसको मंगा सकते हैं ऑनलाइन अमेजन के साइट से। एक तो आप बैंकिंग का आईटी ऑफिसर का कंप्यूटर साइंस के लिए होता है वो बुक मंगा लीजिए, और दूसरा जो है आप 10+2 का, ठीक है, 10+2 का एनसीईआरटी का कंप्यूटर साइंस का विषय का बुक आता है उसको ले लीजिए। 2 बुक अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, 1-2 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अमेजन के साइट, अमेजन के ऐप में जाइएगा, लिखिएगा, आ जाएगा, ठीक है, बहुत सस्ता ही है, 200-250 में आ जाएगा आपका, मतलब 500 में सारा बुक आ जाएगा कंप्यूटर का, बस वो आप क्लियर कर लीजिए, बाकी इधर से आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी कंप्यूटर के कुछ बेसिक हम भी बता देंगे लास्ट में, टेंशन नहीं लीजिए। अभी फिलहाल आप 50 वाला क्वेश्चन को सही कीजिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप समझ गए। और लास्ट में मैं बता दूं, जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से केवल देख रहे हैं, तो अभी आपको हमारे संस्थान ने पूरा डिस्काउंट दे रखा है, मात्र 999 में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, डेली लाइव सेशन, कम से कम 3 घंटे का डेली आपको मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के तरीके से ढंग से आपको पढ़ाई करवाया जा रहा है। तो आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, कंपटीशन हब, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसको कोर्स में स्टोर में जाके कोर्स को देखिए। बीपीएससी टीचर 7th फेज का कोर्स होगा, उसको बस आपको बाय करना है, ठीक है। और मात्र 999 रुपया में ही आपको कंप्लीट कोर्स अभी फिलहाल दिया जा रहा है, कुछ दिनों के लिए यह डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेन आज जो पढ़ने वाले हैं वो जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे। और जनरल साइंस में ऐसे हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना है। केमिस्ट्री 2 लेक्चर का ही है, 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम हो गया, केमिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बायोलॉजी आपका 4 से 5 लेक्चर तक चल जाएगा, फिजिक्स भी आपका 5 लेक्चर तक चलेगा, ठीक है। तो इतना अगर मैं आपको जनरल साइंस में पढ़ा देता हूं तो आपके जो भी
1 to 5 वाले 20-25 क्वेश्चन जो आपके साइंस के पूछेंगे गारंटेड, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा, उससे लो ही रहेगा, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। कोर्ट में केस हो गया तो होने दीजिए, हर एक बार एग्जाम के, हर बीपीएससी का देखिएगा हर एक बार केस होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, होता वही है, टाइम से एग्जाम भी होगा, टाइम से रिजल्ट भी आएगा और टाइम से ज्वाइनिंग भी होगा। ठीक है, केस को रहने दीजिए, इसी तरीका से केस होते रहता है, हर एक एग्जाम में बिहार में केस होता है। वो सब सोचिए भी नहीं कि आप आराम से, आपका जो लेवल है, जो स्पीड है, उसको मेंटेन करते हुए पढ़िए। ठीक है, ये मत सोचिए कि केस हो गया और फिर एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो केस भी होगा, उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा और सरकार अपना उपाय भी ढूंढ लेगी और आपका टाइम से एग्जाम भी ले लेगी, रिजल्ट भी दे देगी। अब जिनका भाग्य नसीब यहाँ साथ देगा, जो मेहनत करके जाएंगे, कुछ पढ़ लिख के जाएंगे, उनका होगा, बाद बाकी अपना जो है जीवन भर पछताते रहेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा मौका आपको लाइफ में मिल रहा है, या तो आपका हो गया तब तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो ये आपको बहुत ज्यादा पछतावा आएगी। कम से कम पछतावा नहीं आए तो इसके लिए आप लोग प्रॉपर मेहनत करके रखिए। कभी कम से कम ये नहीं लगना चाहिए कि आपने मेहनत ही नहीं किया, हाँ ये होना चाहिए हमने मेहनत किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं कि आप मेहनत ही नहीं कीजिए, केस के भरोसे बैठे रहिए। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी का इसलिए हम पढ़ा रहे हैं चूंकि हमने देखा है कि बीपीएससी का बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप देखिएगा हर एक एग्जाम में देखिए कि बीपीएससी के एग्जाम में आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी 100 नंबर के लिए क्या पढ़ें, कुछ नहीं पढ़िए, व्याकरण वगैरह पढ़िए, कोई बुक ले लीजिए अच्छा सा, उसको पढ़ते रहिए। मार्केट में बहुत सारा बुक है हिंदी का, उसको पढ़िए। हिंदी में क्या पढ़ना है, बस बुक लीजिए, उसको ग्रामर व्याकरण अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आसान ही पूछे जाएंगे। अभी आपका बीपीएससी का एग्जाम भी हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए। जो आपका भाषा हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव आप नेट पे लिंक डालिएगा कि हिंदी क्वेश्चन जो अभी 68 का जो मेंस हुआ है ऑब्जेक्टिव ही था, तो वो जरा क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऐप के माध्यम से या यूट्यूब पे कहीं सर्च करके, और उसको देखिए कि हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। सेम टू सेम आप देखिएगा उसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी। ठीक है, चूंकि जो क्वेश्चन सेटर होते हैं ना, वो सेम ही व्यक्ति होते हैं, जो तरह तरह जो भी एग्जाम होगा बीपीएससी के द्वारा वो सब का वही व्यक्ति सेट करेंगे, और जब सेट करेंगे तो उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं मिलती जुलती होगी। इसीलिए मैंने बोला कि जो भी सब्जेक्ट है आपका 10+2 में, वो आप क्या कीजिए कि बीपीएससी का भी जस्ट 68 का एग्जाम हुआ है और उसमें मेंस का जो था ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव था, आप उसको डाउनलोड कीजिए। ज्योग्राफी वाले, हिस्ट्री वाले जो भी है उसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से उसका गहन अध्ययन कीजिए, आपको एक पता चल जाएगा कि बीपीएससी क्या क्या पूछ सकती है। ठीक है, बाकी आज का क्लास अब होने दें। ठीक है, मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया, महत्वपूर्ण चीज आपको बता दिया। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग अच्छे से सफल होइएगा। अब आ जाइए, यहां पर है जीव विज्ञान। बायोलॉजी कहते किसको है, तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना है कि लेमार्क ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लेमार्क ने किया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया था। एवं ट्रेविरेनस, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने सन 1802 में किया। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं दोनों ने मिलकर के किया था। और जीव विज्ञान को 3 मुख्य शाखाएं में बांटा गया है। ठीक है, तो यहां पर आप लेमार्क को भी देख सकते हैं, ट्रेविडेनस को भी देख सकते हैं, और फिर आप थियोफ्रेस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, यह तीनों व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि इन्होंने जीव विज्ञान की खोज की है और शब्द भी दिया है। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया है।
अब आते हैं, बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया है। आपका पहला है आपका बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसके जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अभी हमने आपको दिखाया था थियोफ्रेस्टस को। ये जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं ये थियोफ्रेस्टस हैं। इन्होंने ही आपका वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, तो हो सकता है क्वेश्चन जो बायोलॉजी वाले होंगे उनको भी ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खास करके 10+2 में अगर कर रहे होंगे तो। इसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं और थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान की खोज की, इसीलिए इन्हें जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हाँ, ग्रुप में वीडियो नहीं मिलेगा, कंटेंट में सारा वीडियो रहता है। ऐप जब ऐप खोलते हैं उसमें लाइव सेशन भी रहता है, कंटेंट में सारा फोल्डर भी रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको वीडियो नहीं देते हैं, बल्कि आपके ऐप के माध्यम से ही आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाइए जंतु विज्ञान, जूलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसके जो जनक हैं अरस्तु, अरस्तु के बारे में आप लोग को पता होगा, ये यूनान के थे। और सिकंदर, अलेक्जेंडर जो थे वो इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है। एस्पा एक शब्द याद रखिएगा, कई बार हिस्ट्री वगैरह में पूछ देता है। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के थे अरस्तु, अरस्तु के थे अलेक्जेंडर, ठीक है, एस्पा। तो ये याद रखिएगा, ये सभी लोग महान हैं और महान गुरु हैं ये अरस्तु, ठीक है। और इन्हीं का शिष्य सिकंदर रहता है और इन्हें ही जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरिस्टोटल भी इंग्लिश में कहा जाता है अरस्तु को। तो जंतु विज्ञान याद रखिएगा, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अति महत्वपूर्ण लाइन है। उसके बाद है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, वायरस आदि का अध्ययन किया जाता है। और लुई पास्चर ने सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज की थी। अति महत्वपूर्ण, किसने सूक्ष्म जीव विज्ञान का खोज किया? तो लुई पास्चर ने, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण लाइन है, किसने जीव विज्ञान की खोज की? तो लुई पास्चर, ठीक है। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव के अंतर्गत हम लोग वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं। और अभी आपने देखा किस प्रकार से वायरस ने पूरे दुनिया को तबाह किया था, कोरोना, कोविड-19, ठीक है। तो वायरस के बारे में भी आगे चर्चा होगा फिर। चलिए, अब हम जानेंगे कि फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसको कहा जाता है, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान के जनक, तो हिप्पोक्रेट्स किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम मानव के रोगों पर लेख लिखा और इस कारण से इनको क्या कहा गया? चिकित्सा विज्ञान का जनक। और आज भी जो भी छात्र मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं तो उनको इनके ही किताब पे हाथ रख करके शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो मेडिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेट्स, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। इन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाप्त भी हो गई क्लास, समाप्त हो गया क्या सर? क्या आवाज नहीं जा रही है आप लोग के पास? क्या साउंड नहीं जा रहा है? नहीं, इस तरह का मैसेज नहीं कीजिए। सब कुछ बर्दाश्त करेंगे लेकिन इस तरह का मैसेज करेंगे तो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। क्लास समाप्त नहीं हुआ है, क्लास कंटिन्यू है। अगर इस तरह का मैसेज करेंगे तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। फिर बाद में मैं कभी ऑन भी नहीं करूंगा, इतना जान लीजिए। अगर फालतू मैसेज करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे क्लास को, तो जब मैं क्लास ले रहा हूं, देखिए चूंकि क्या होता है कि अगर सिस्टम में कुछ एरर है तो मुझे उसको ठीक करना होता है। फालतू मैसेज करेंगे ब्लॉक कर दिए जाएंगे, फिर आपका पैसा गया।
बाद में हमको नहीं बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही हम सख्त इंसान हैं, अगर इस तरह का एक्टिविटी करेंगे तो गलत बात है। चलिए, जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं, अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, शारीरिकी, एनाटॉमी, जीवों की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग एनाटॉमी में अध्ययन करते हैं। डायरेक्ट पूछ सकता है जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एनाटॉमी कहलाता है। शारीरिकी, एनाटॉमी में जीवों के आंतरिक संरचना का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब आ जाए हिस्टोलॉजी, औतकी। औतकी के अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। औतकी के अंतर्गत किसका किया जाता है, तो उत्तक का। उत्तक क्या होता है, तो बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर के सेल्स, जो सेल होता है कोशिका मानव शरीर का, वो मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है। और बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। तो उत्तकों के बारे में आगे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। औतकी कहलाता है उत्तकों का अध्ययन, जीवों के उत्तकों का अध्ययन, उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कई बार यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। साइटोलॉजी यानी कोशिका संरचना का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो किया जाता है उसको साइटोलॉजी। कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी, कोशिका की संरचना, आज हम लोग यहां तक पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना, कार्य, जनन एवं जैव इतिहास का अध्ययन, तो ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। सेल्स तक, कोशिका तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण क्लास है। निश्चित तौर पे 3 से 4 प्रश्न आपके 1 to 5 में पूछे जाएंगे, और आगे भी आपके 50 में भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जेनेटिक्स क्या है, अनुवांश की, हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी माता पिता का जो गुण है वो संतान में जो जाता है वह अनुवांशिकी अध्ययन के तहत ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अनुवांशिकी के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं अनुवांशिकता। तो जेनेटिक्स हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो चुका है, और उसके तहत अभी जितने भी आप देखते होंगे, फल हो, सब्जी हो, या शरीर का उत्तक हो, वो सब निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये अभी मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान एम्ब्रायोलॉजी, युग्मक निर्माण से लेकर के भ्रूण के परिवर्धन तक का अध्ययन करेंगे। रोग विज्ञान, पैथोलॉजी, इसमें रोगाणु, रोग संबंधी लक्षण एवं रोग नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। परिस्थितिकी, ये सब हम लोग परिस्थितिकी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था आपका ईवीएस में, इन्वायरमेंट साइंस में। तो इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं कि जीव जितने भी हैं उसका पर्यावरण या वातावरण के साथ जो संबंध है उसके बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोलॉजी क्या है, तो जीवधारियों एवं उसके वातावरण के मध्य में जो संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी, परिस्थितिकी, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर इकोनॉमिक बॉटनी, इसके अंतर्गत हम लोग वैसे पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं जो उपयोगी हैं, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, ठीक है। तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, डायरेक्ट पूछ देगा विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलेंगे, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, वायरोलॉजी। अब देखिए फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे शैवाल के बारे में। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी। अब देखिए बायोमेट्रिक्स, जैव क्रियाओं और उनके द्वारा जैव सांख्यिकी, बायोमेट्रिक्स आप भी जानते होंगे कि बायोमेट्रिक का यूज किया जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, अंगूठा का चिन्ह होगा, आंख का रेटिना लिया जाएगा, तो ये बायोमेट्रिक कहलाता है। और इसमें क्या होता है, जैव क्रियाओं और उनके परिणामों का गणित तथा सांख्यिकी द्वारा विश्लेषण, यानी सभी व्यक्ति या सभी जीवधारियों का अपना अपना एक बायोमेट्रिक होता है सिस्टम, ठीक है। तो यानी जीव क्रियाओं और उनके परिणामों के गणित तथा सांख्यिकी द्वारा विश्लेषण जो किया जाता है वो बायोमेट्रिक कहलाता है। अब जैव भौतिकी, बायोफिजिक्स, भौतिक सिद्धांतों एवं विधियों के आधार पर जैविक समस्याओं का अध्ययन, बायोकेमिस्ट्री। तो ये सब डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जीवधारियों एवं रासायनिक घटक एवं रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, ऐसे ही पूछ देगा आपको।
आणविक जीव विज्ञान यानी जैव अणुओं का अध्ययन, मोलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, याद रखिएगा, मोलिक्यूलर बायोलॉजी, जैव अणुओं का अध्ययन। ठीक है, तो ये अध्ययन से रिलेटेड एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे कोई ना कोई रहेगा आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो जो जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से इसको बार बार पढ़ करके जाइएगा। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, हमने पूरा बायोलॉजी का नोट्स आपको दे दिया है, कम से कम अभी से 5 बार 10 बार उसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। निश्चित तौर पे क्वेश्चन 5-6 तो पूछेगा ही मिनिमम बायोलॉजी से, प्लस ही पूछेगा, कम नहीं पूछेगा। वनस्पति विज्ञान का जनक अभी तुरंत हमने बताया था, थियोफ्रेस्टस किसको कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान अरस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट है जंतु विज्ञान वाला। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। सूक्ष्म विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक। अनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक मेंडल, ये कई बार पूछ चुका है, बीपीएससी का फेवरेट है। अनुवांशिकी का जनक मेंडल, कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनुवांशिकी का जनक मेंडल। ठीक है, प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक टीएच मॉर्गन। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक बेटिसन। प्रतिरक्षा विज्ञान अति महत्वपूर्ण है, पिछले बार भी 68 में भी यह पूछा गया था। एडवर्ड जेनर, जिसने टीका की खोज की थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण है। ये कई बार बीपीएससी ने पूछ चुका है, तो जो पूछा है वो पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बार। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स, और इन्होंने ही सर्वप्रथम किताब लिखा, इसलिए इनको चिकित्सा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। कोशिका विज्ञान के जनक अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कोशिका विज्ञान, कई बार पूछा जा चुका है, रॉबर्ट हुक। अति महत्वपूर्ण VVI, याद रखिएगा। कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। कई बार पूछे जा चुके हैं यह क्वेश्चन। ठीक है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, पॉल वर्ग, अति महत्वपूर्ण है। रोग विज्ञान के जनक डी वेरी। आधुनिक रोग विज्ञान के जनक आर विर्चोव। वर्गीकी के जनक बहुत बार पूछा जा चुका है, कैरोलस लिनियस, अति महत्वपूर्ण है। वर्गीकी यानी जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, कैरोलस लिनियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। भारतीय वर्गीकी के जनक एस संतापो। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक बिरबल साहनी। तो यहां से निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी में आप देखिएगा कि ये जनक से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। ठीक है, और जिनका 10+2 बायोलॉजी है उनको पता ही होगा। तो ये है आपके रॉबर्ट हुक, एक तरफ हिप्पोक्रेट्स और एक तरफ लुई पास्चर। अब देखिए, मानव शरीर की संरचना है, ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। पेनक्रियाज, वेंस, स्टोमैक, ये सब आप लोग के लिए है, इमेज देखिएगा। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, जो बार बार जो ये अभी पढ़ रहे हैं, इससे 2 क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम में रहेगा। 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, और यहां से 2 क्वेश्चन आप देखिएगा, इसी पेज से रहेगा, यही जो अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है ना कहां से क्वेश्चन पूछता है। अस्थियों की कुल संख्या मानव शरीर में 206 या 208, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है उस समय 300 लगभग हड्डियां रहती है उसके शरीर में। बाद में जो है जब वयस्क हो जाता है तो उसके पास 206 हड्डी हो जाता है, और जब वो छोटा रहता है 4-5 साल तक तो उसके पास 208 हड्डी रहता है। ठीक है, सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज, जो कि कान में होता है, मध्य कर्ण में। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर का स्टेपीज कहलाता है। कहां पे रहेगा, तो कान के मध्य में रहता है, मध्य कर्ण में। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है, सबसे छोटी हड्डी कहां पे रहेगा, सबसे छोटी हड्डी तो कान में, स्टेपीज कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेपीज कहलाता है, अति महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद सबसे लंबी हड्डी जंघा में रहता है, जांग में, फीमर, फीमर कहलाता है। सबसे लंबी हड्डी कहां रहता है, तो जांग में, क्या कहलाता है, तो फीमर कहलाता है।
अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी है? कशेरुकाओं की कुल संख्या तो 33। मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या 33। पेशियों की संख्या 639। उसके बाद सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस। अब देखिए सबसे बड़ी आंत, जो बड़ी आंत है, देखिए एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत। तो जो छोटी आंत होती है वो 6 से 6.5 मीटर के आसपास रहता है। ठीक है, तो 6.5 याद रखिएगा, लगभग 6.25, 6.25। और आपका बड़ी आंत जो होता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का ही होता है, ये छोटा होता है। मेन काम आपके शरीर में छोटी आंत ही करती है, भोजन पचाने का, अवशोषण करने का काम। जो आपके भोजन के जो विटामिन से, प्रोटीन से जो आप लेते हैं, उसको अवशोषित करने का काम आपके शरीर में छोटी आंत। और सबसे ज्यादा लंबा समय भोजन छोटी आंत से ही गुजरता है, 6 घंटा कम से कम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो छोटी आंत की लंबाई आपका 6.25 मीटर, 6.25। 6 भी रहे तो मार दीजिएगा, 6.5 भी रहे तो मार दीजिएगा, ये नहीं कि 6 थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है ये। यकृत जो लीवर होता है सबसे बड़ा आपका उत्तक कह सकते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह मानव शरीर में होता है। और इसका जो पुरुष है उसमें लगभग 1.4 से 1.8 केजी का होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर सिंपल पूछ दे तो वो भी लीवर ही होता है, यकृत। और इसका जो वजन होता है लगभग 1.4 से 1.8 केजी। ठीक है, जो बड़े मोटे जो आदमी होंगे उसमें ज्यादा होगा, 1.8 केजी तक होगा, और जो सामान्य होंगे उनका 1.4 के आसपास होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और महिला में लीवर का जो आपका वजन होता है वो थोड़ा कम होता है। महिलाओं का लीवर का वजन जो होता है वो 1.2 से 1.4 केजी का ही होता है, इसका रेंज है। उसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए यह प्रश्न आ ही गया है और बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर, यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्धावन की क्षमता, यानी सबसे ज्यादा ये रिपेयर अपने आप को कर लेगा। अगर आपका लीवर डैमेज होता है तो सही ढंग से खान पान अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्द वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरा लीवर का 99% खराब कर लेंगे तब नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 50%, 60% भी खराब हो गया तब भी अगर आप थोड़ा सा दवाई मेडिसिन लेकर के और थोड़ा सा भोजन पे ध्यान देंगे तो आपका तुरंत रिकवर हो जाता है लीवर का। ठीक है, तो सर्वाधिक पुनरुद्धावन का क्षमता इसी के पास होता है, यकृत में। और सबसे कम पुनरुद्धावन का क्षमता ब्रेन का होता है, मस्तिष्क का। एक बार डिस्टर्ब हुआ तो फिर वो कभी ठीक नहीं होगा, वो फिल्मों में ही ठीक होता है। ठीक है, एक बार ठोकर लगा तो पागल हो गया, दूसरी बार ठोकर लगता है ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, एक बार गया तो चला जाएगा, फिर आपका ठीक होने से रहा, वो ठीक नहीं होगा। उसके बाद सबसे कम, वही है सबसे कम पुनरुद्धावन की क्षमता। जैसे हार्ड डिस्क एक बार क्रैश हो गया तो वो रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मस्तिष्क है, एक बार गया तो गया, फिर लौटने की संभावना ना के बराबर। शरीर का सबसे कठोर भाग, दांत का इनेमल, याद रखिएगा। दांत का जो ऊपरी खोला होता है वो बहुत कठोर होता है। आप देखते सुपारी को भी आप दांत से क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। ठीक है, आप नहीं, मस्तिष्क का बोन नहीं होता है सबसे मजबूत, दांत का इनेमल होता है। ठीक है, वो आप देखते सुपारी कितना मजबूत रहता है, आप उसको भी तोड़ देते हैं दांत से, तो मजबूत है तभी तो। सबसे बड़ी जो आप लार ग्रंथि है, पेरोटिड ग्रंथि। और मानव शरीर का तापमान अगर फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट रहता है। अगर सेल्सियस में रहे तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये याद रखिएगा। अगर अगर तापमान को सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसे फॉरेनहाइट में तो 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट। मानव शरीर में ब्लड जो रुधिर की मात्रा होती है लगभग 5.5 लीटर। ऐसे पूरे वजन का 10% तक ब्लड रह सकता है। ठीक है, ऐसे 5.5 लीटर मैक्सिमम है, कम भी, जिसका वजन कम है उसके शरीर में ब्लड कम भी होगा। ये औसत रहता है, एवरेज लोगों का। अब देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है जो आपके रेड ब्लड सेल की मात्रा का निर्धारण करता है।
तो पुरुष के पास कम से कम 13 से 16 के रेंज में होना चाहिए और महिला का 11.5 से 14 के रेंज में होना चाहिए हेमोग्लोबिन, तब वह ठीक माना जाएगा। अगर उससे कम होता है तो खून की कमी एनीमिया रोग हो जाएगा। अब आ जाइए WBC की संख्या, व्हाइट ब्लड सेल, WBC की संख्या लगभग 5000 से 1000 पर कूलम होनी चाहिए। और WBC क्या करता है, तो आपको रोग निरोधी क्षमता पैदा करता है। अगर ये खराब हुआ तो आपको ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो WBC आपके शरीर का क्या है, सुरक्षा कवच है, वो आपको बीमारियों से बचाता है। और जब एड्स होता है तो उसमें WBC ही बनना बंद हो जाता है और लोग कोई भी बीमारी होता है तो उसी से वो मर जाते हैं, वो ठीक ही नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए सबसे छोटी आंत, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट कहलाता है। सबसे छोटा क्या कहलाएगा, लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट। तो घाव भरने का काम कौन करेगा, जो आपके शरीर में अगर कभी घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसका जो बड़ी जो WBC है वो तुरंत भरती है और रोग से लड़ने का काम ये करेगा आपका लिम्फोसाइट। इसीलिए जब आपके जख्म हो जाते हैं या घाव हो गया तो आप क्या करते हैं, मोनोसेप सुई लेते हैं। तो मोनोसाइट याद रखिएगा क्यों लेते हैं, वो आपके शरीर में WBC की मात्रा, व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे जल्दी से जल्दी आपका घाव भर जाता है। अब आ जाइए RBC का जीवन काल, रेड ब्लड सेल जो होता है। देखिए 2 प्रकार के ब्लड सेल है यहाँ पर, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। तो जो रेड ब्लड सेल होता है उसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही, ठीक है। और उसमें हेमेटाइट कह सकते हैं ऐसा रहता है और वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाता है। और यहाँ पर RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। आप शरीर से निकालिए चाहे नहीं निकालिए, 120 दिन में ये समाप्त हो जाता है, डेड हो जाता है पीलिया में जाकर के, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी 120 दिन यानी 4 महीने में आपका ब्लड स्वतः ही रेड ब्लड सेल खत्म हो जाता है, फिर नया ब्लड सेल आ जाता है। इसलिए रक्तदान महादान है और आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी ब्लड निकलेगा वो आपको 2 से 3 महीना में कवर हो जाएगा और नया ब्लड बन जाएगा। चलिए उसके बाद आ जाइए RBC का जीवन काल आपको पता चल गया। और WBC का जीवन काल, इसका बहुत कम दिन ही रहता है, 2 से 5 दिन में ही ये डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। रुधिर थक्का बनने का समय 3 से 6 मिनट में। और विटामिन K, ठीक है, रक्त थक्का होने में मदद करता है, याद रखिएगा, आगे पढ़ेंगे फिर। उसके बाद देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में भी है, सर्वग्राही, जो सभी प्रकार के ग्रुप का, जैसे A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप, ये ग्रुप होता है ब्लड का, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि जो सर्वग्राही होगा वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, A का भी ले लेगा, B का भी ले लेगा, O का भी ले लेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, तो AB है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, तो AB है, याद रखिएगा AB, ठीक है। यानी वो A का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है और O का भी ले सकता है, ठीक है। और सर्वदाता कौन सा है, O यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है सर्वदाता, लेकिन लेगा केवल O का ही, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सर्वग्राही हो गया आपका AB और सर्वदाता हो गया जो किसी को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, O को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है, O ग्रुप, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI लिख लीजिएगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। जो भी हमने नोट्स दिया है पूरा बायोलॉजी का हमने दे दिया है। इसी प्रकार से आपका 4 क्लास में पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, 3 क्लास में केमिस्ट्री, 5 क्लास में आपका फिजिक्स, और इसी प्रकार से आपको PDF नोट्स हम दे देंगे। और आपका जो कोर्स है जुलाई के मिड जाते जाते आपको कोई भी टॉपिक दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप लोग क्लास को मिस मत कीजिए, अच्छे से कीजिए और बार बार वीडियो देखिए, PDF पढ़िए, देखिए कैसे आपका एग्जाम अच्छे से निकलता है। अब आ जाइए जो आपका रुधिर दाब है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, वो 120/80 होना चाहिए। अब थोड़ा सा रेंज बढ़ा दिया गया है, इसे 130 तक कर दिया गया है, लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड है, बुक में अभी नहीं बदलेगा, 120/80 ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। यानी ज्यादा वाला पहले और कम वाला बाद में, ये याद रखिएगा, वहां दे देगा 80/120, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो ज्यादा वाला पहले 120 पहले बटा 80 करिएगा, 80/120 नहीं करना है,
120/80 करना है। बड़ा वाले को पहले, कम वाले को बाद में। 120 पहले, 80 बाद में। सामान्य नवजात जो बच्चा होता है उसका पल्स रेट 140 पर मिनट होता है, यानी उसका पल्स रेट जो आपका पल्स होता है यहाँ, ठीक है, तो वो रेट 140 पर मिनट होता है, यानी ज्यादा पल्स रेट होता है बच्चे का। जन्म के समय और भी ज्यादा 140 पर मिनट। उसके बाद 1 वर्ष की उम्र में 120 पर मिनट, 10 वर्ष की उम्र में 90 पर मिनट, और वयस्क होते होते आपका पल्स रेट 70 पर मिनट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पल्स रेट है। तो हो सकता है कि आपका जनरली पूछेगा तो 70 वाला ही पूछेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट वयस्क का। अब देखिए, हृदय गति 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जन्म के पहले से शुरुआत होता है हृदय धड़कना, और जन्म मृत्यु तक आपका यह चलते रहता है, ये कभी नहीं रुकता। ठीक है, हृदय जो है, हृदय गति आपका मृत्यु के बाद ही रुकेगा। ठीक है, तो लगातार कंटिन्यू अपना काम करते रहता है हृदय गति, यानी जन्म से पहले से ही यह धड़कना शुरू कर देता है, और फिर जन्म के बाद और मृत्यु तक आपका धड़कते रहता है, और 72 पर मिनट, याद रखिएगा। सबसे बड़ी शिरा इंफीरियर वेना कोवा, सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एओर्टा, वृक्क का भार लगभग 150 ग्राम। जो किडनी होता है आपका, 2 किडनी होता है। ठीक है, ऊपर वाले ने आपके लिए 2 किडनी बनाया कि एक गड़बड़ भी हो जाए तो दूसरा काम चला सके। ठीक है, तो वो 150 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? तो 150 ग्राम का किडनी होता है, वृक्क जिसको बोलते हैं। उसके बाद मस्तिष्क का भार 1220 से 1400 ग्राम का होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। ठीक है, तो मस्तिष्क का भार एवरेज 1220 से लेकर 1400 ग्राम के बीच ही होता है सही लोगों का। मेरुदंड की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर। ये सब अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो ऑप्शन में खोज ही लीजिएगा। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़े हैं। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ा। सबसे लंबी तंत्रिका आपका सिएटिक, सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका ट्रोक्लियर, और सबसे बड़ी, अगर पूछे कि मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका तंत्र कौन सा है, तो आपका तंत्रिका तंत्र ही है। ठीक है, उसके बाद है सबसे बड़ी तंत्रिका ट्राइजीमिनल, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, अभी अभी हमने बताया ही। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका। याद रखिएगा, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका ही है, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, शुक्राणु। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर अंतःस्रावी पूछे, सीधे ग्रंथि पूछे तब तो आपको ब्रिक बोल रहा है, किडनी को, सॉरी ब्रिक, लीवर को, यकृत को, सॉरी यकृत, यकृत किसको बोलना है? यकृत को। सीधे अगर बोले कि ग्रंथि तो यकृत को बोलना है, लीवर को। ठीक है, सबसे बड़ी। अगर अंतःस्रावी लगा दे तो थायराइड, जो कि गला में होता है। कहां पे होता है? गला में। थायराइड, थायराइड बढ़ जाता है, घट जाता है। थायराइड का मेन काम क्या होता है कि आपके शरीर में वाटर का नियंत्रण करना। इसीलिए शरीर में जब पानी की मात्रा बढ़ती है थायराइड के केस में, तो शरीर फूलने लगता है। ठीक है, मोटापा बढ़ जाती है। तो थायराइड में क्या होता है, शरीर का पानी का नियंत्रण ही गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लोग पतले होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आकस्मिक ग्रंथि। आकस्मिक ग्रंथि है आपका एड्रिनल। आकस्मिक ग्रंथि कौन सा है आपका? एड्रिनल ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, ये ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में। यही आपके पूरे शरीर का कंट्रोल करता है। मास्टर ग्रंथि यह कहलाता है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, अति महत्वपूर्ण है, और सबसे छोटा भी है। लड़कियों में यौवनावस्था का प्रारंभ 13 वर्ष में, महिलाओं में मासिक धर्म का काल 28 दिन, गर्भावस्था की अवधि 266 से 270 दिन का होता है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो ये आपका जो मानव शरीर का जो एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, सबसे पहले हमने उसको ही करवा दिया। तो आप लोग समझ गए होंगे वहां तक। वो सब चीज बार बार अगर आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और निश्चित तौर पे यहां से 5 से 6 प्रश्न, आपके 10 तक भी प्रश्न साइंस में आपको देखने को मिल सकता है।
चलिए अब आ जाइए। देखिए आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे, ये सब कोई नया चीज नहीं है, बस मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। हो सकता है आप लोग भूल गए हो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आप भूल गए हैं, कुछ सब्जेक्ट याद है या आप लोग के, तो अच्छी बात है, कंट्रोल में रखिए इसको, बस यहां से क्वेश्चन आएगा, बस ये जान लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। तो वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है? केरोलस लीनियस को। किसको कहा जाता है? केरोलस लीनियस। अभी तुरंत हमने थोड़ा देर पहले बताया था, अति महत्वपूर्ण है। वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है? तो केरोलस लीनियस को, स्वीडन के थे, और इन्होंने अपनी जो पुस्तक सिस्टेमा नेचर में जीवधारियों को दो जगतों में विभाजित किया था। एक पहला आपका पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, ठीक है। और केरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी के नाम जो होते हैं वो दो लैटिन भाषा के दो शब्द से बनते हैं। एक आपका क्या होता है? वंश का नाम, दूसरा होता है स्पेसीज का नाम। एक वंश का नाम और दूसरा स्पेसीज का नाम। यानी मनुष्य का जैसे होमोसेपियंस है तो होमो वंश का नाम है, सेपियंस क्या हो गया? वो आपका जाति का नाम हो गया, तो होमोसेपियंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। ये अति महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्होंने 1969 ईस्वी में समस्त जीवों को 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया था। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में समस्त जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 5 में। सबसे पहले मोनेरा। तो जितने भी प्राकैरियोटिक जीव हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, विषाणु, ये सब जो दिखते नहीं है खुले आंख से, वो सब आपके प्राकैरियोटिक होते हैं, यानी जिसमें कोशिका सेल्स पूर्ण रूप से बना नहीं होता है या उसमें केंद्रक नहीं होता है सेल्स में, ठीक है। तो वो सब आपके प्राकैरियोटिक होते हैं, अर्थात सभी जीवाणु ये सब मोनेरा ग्रुप में आते हैं। दूसरा आपका होता है प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय। जैसे एक कोशिकीय जो होते हैं सूक्ष्म जीव से थोड़े मतलब कह सकते हैं, अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, तो इसमें आपका कोशिका पूर्ण विकसित रहता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं अमीबा। उसके बाद तीसरा है यूकैरियोटिक स्वपोषी जीव के अंतर्गत फंगी, ठीक है। उसके बाद है आपका प्लांट यूकैरियोटिक स्वपोषी जीव, जैसे शैवाल हो गया, सभी पेड़ पौधे हो गए, ये सब यूकैरियोटिक, यानी सभी पेड़ पौधे जीव जो आपको दिखते हैं बड़े बड़े, जो आप देख सकते हैं खुले आंख से, वो सब यूकैरियोटिक ही होते हैं। जैसे हम आप जो भी जीव जंतु हैं इस धरती पे, सब में यूकैरियोटिक ही है, पेड़ पौधा ये सब, शैवाल से लेकर के। एनिमेलिया ग्रुप में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव आते हैं, ठीक है। इसमें आपका फिर स्तनधारी जितने भी जीव हो गए, स्तनधारी का क्या होता है पहचानने का? उसके पास कान होगा, ठीक है। उसके बाद मछली हो गया, ये सब आपके जो भी जीव है वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। अब लाइकेन, कवक जिसको बोलते हैं, कवक तथा शैवाल के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवता का रिलेशन है, जिसको लाइकेन कहते हैं। और यह प्रदूषण का गुड इंडिकेटर है, ईवीएस में भी पूछ सकता है, और यह प्रदूषित जगहों पर नहीं होगा। लाइकेन जो होगा, जो कवक और शैवाल है, वो प्रदूषित जगह पे आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके सहजीवता लाइकेन जो है, यह आपका इससे पता चल जाता है कि वह जगह दूषित है या मतलब स्वच्छ जगह है। पानी के बारे में भी अगर कोई तालाब में लाइकेन हो गया, इसका मतलब है कि वहां पे पानी स्वच्छ है। ये आपका अशुद्ध या गंदा पानी में लाइकेन होता ही नहीं है। तो ये भी है कि लाइकेन से यह प्रदूषण का एक अच्छा इंडिकेटर है, जिससे पता चल जाता है कि वह जगह पे प्रदूषण है या नहीं है। अब आ जाइए किंगडम ऑफ एनामेलिया, ठीक है। केचुआ, अर्थवॉर्म को किस संघ में रखा गया? संघ एनिलिडा का है, इसके अंतर्गत रखा गया है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा गया है। और पूछा था कि किसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता है, उसका भी आंसर केचुआ ही होगा। बीपीएससी 68 में या 67 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता है, तो केचुआ। कई लोग यह सोच के मार दिए कि केचुआ को काटने के बाद रेड निकलता है, तो उसका रेड ब्लड नहीं रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें आरबीसी नहीं होता केचुआ में। और इसको पृथ्वी का आंत या किसानों का हलवाहा या किसानों का मित्र भी कहा गया, प्रकृति का हलवाहा या किसानों का मित्र या मृदा का बैरोमीटर, ठीक है, किसको कहा गया? केचुआ। अगर जहां पे आपका
केचुआ होगा वहां की मिट्टी उपजाऊ होगी, तभी वहां पे वो रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है वो क्या करता है कि जमीन को अंदर से, ठीक है, क्या करता है, भुरभुरा कर देता है, जिससे आपका हवा, नाइट्रोजन गैस जो पेड़ पौधे के जड़ तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे पैदावार अच्छी होती है। तो केचुआ के बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा किसको कहते हैं? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे ज्यादा बड़ा संघ किसका है? आर्थ्रोपोडा को ही कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा संघ है जंतु का। जैसे इसमें आपके मच्छर मक्खी जितने भी हो गए, तिलचट्टा, मकड़ी, बिच्छू, कीट जो भी आते हैं वो सब आपके इसी ग्रुप में आते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में ही। अब आ जाइए कार्डेटा ग्रुप। कार्डेटा ग्रुप के 5 वर्ग हैं, यहां पर देखिए क्या क्या है, तो डायरेक्ट पूछ देगा वर्ग से लेकर के। मत्स्य वर्ग में आपका शार्क, राहु, कतला। अगर पूछेगा कि क्या व्हेल मछली मत्स्य वर्ग का है, तो नहीं है, व्हेल मछली आपके मत्स्य वर्ग का नहीं है, व्हेल मछली आपका स्तनधारी जीव है। उसके बाद उभयचर वर्ग में एम्फीबिया में आपको मेढक, टॉर, टर्टॉइज ये सब आता है। सरीसृप वर्ग में आपका छिपकली, सांप, घड़ियाल, केचुआ जो भी रेंगने वाले जीव हैं वो आएंगे रेप्टाइल सरीसृप में। पक्षी वर्ग में आपको पता है तोता, कबूतर, मोर, कौवा ये सब आ जाएगा। स्तनधारी वर्ग में जैसे जितने भी मेमल्स हैं, मनुष्य, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल क्या है? मेमल्स है, याद रखिएगा। कंगारू हो गए, ये सब स्तनधारी जीव है। चमगादड़ भी आपका स्तनधारी है, याद रखिएगा। अब एक नया यहां पर बिंदु देखने को मिल रहा है, कोल्ड ब्लडेड और नियतापी और नियतापी, वार्म ब्लडेड। देखिए जिसका ब्लड का टेम्परेचर फिक्स रहे, आप वो किसी सिचुएशन में जाएगा उसका ब्लड टेम्परेचर वही रहेगा। जैसे मनुष्य, मनुष्य को अगर आप -200 डिग्री में भी ले जाइए, अगर थर्मामीटर साथ में ले जाइए और नापिए, तो उसको 98 डिग्री जो भी है फ़ारेनहाइट या आपका 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होगा। लेकिन बहुत सारे जीव क्या होंगे कि अपना जो टेम्परेचर घटाते बढ़ाते रहते हैं मौसम के अनुसार, तो वो हो जाते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड। और जो वार्म ब्लडेड हुए, जिनका ब्लड का ताप निश्चित रहता है, यानी जिसका वायुमंडल के तापमान के साथ नहीं बदलता है, ऐसे जीव जिनका शरीर का टेम्परेचर वातावरण के साथ नहीं बदलता है, वो वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। वार्म ब्लडेड खास करके मनुष्य, याद रखिएगा, या कुत्ता, बिल्ली, ये सब। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर है आपका कोल्ड ब्लडेड, जिन जीवों के शरीर का ताप वायु वातावरण के साथ बदल जाता है, कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। खास करके इसमें मत्स्य वर्ग हो गए, मछली हो गया, एम्फीबिया, उभयचर जैसे मेढक हो गया, उसको आप देखिए धरती के अंदर भी रह जाएगा, वो नीचे दाब के रख दीजिए, वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में वो अपने त्वचा से ही सांस ले लेता है। वो पानी में भी रह लेता है, ठंड में भी रह लेगा, गर्मी में भी रह लेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने शरीर को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है। मछली भी आपका जिंदा रह जाएगी, बर्फ जम भी जाए तब भी मछली जिंदा रहती है, क्योंकि ये सब जीव क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, सरीसृप वर्ग जो भी है वो भी आपका कोल्ड ब्लडेड होता है, टेम्परेचर वो मौसम के अनुसार अपना कर लेता है, इसीलिए वो जीवित रह जाता है। चलिए अब यहां पर देखिए हृदय कितने होते हैं, किस वर्ग में कितने, हृदय में कितने चैम्बर हो, कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं। तो मत्स्य वर्ग में 2 चैम्बर होता है, हर्ट में 1 आलिंद 1 निलय। उभयचर वर्ग में 3 चैम्बर होंगे, 2 आलिंद 1 निलय। सरीसृप वर्ग जो रेप्टाइल्स है, सांप ऊप, उसमें 2 आलिंद 1 निलय होगा, 3 ही होगा। पक्षी वर्ग में आपका 4 होगा चैम्बर हृदय में, 2 आलिंद 2 निलय। और स्तनधारी में भी 4 होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। ये अति महत्वपूर्ण है स्तनधारी। या पूछेगा मानव में के हृदय में कितने चैम्बर होंगे, तो 4 होंगे। ठीक है, तो जितने भी स्तनधारी हैं उनके पास 4 चैम्बर होंगे। कितने चैम्बर होंगे हृदय में, हर्ट में? 4। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन केस है, एक एक्सेप्शन, जैसे आपका यहां हमने बोला उभयचर वर्ग में 3 ही होता है, लेकिन आपका जो मगरमच्छ होता है, ठीक है, उसके पास जो है 4 चैम्बर हो जाता है। कितने रहता है? एक आपका मगरमच्छ जो है क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं, एक्सेप्शन है, मगरमच्छ के सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है, किंतु इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। अति महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि मगरमच्छ में कितने आपके हृदय में चैम्बर होंगे, तो 4, 2 आलिंद और 2 निलय। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कोशिका, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से निश्चित तौर पे एक प्रश्न तो बनता ही है। सेल्स चूंकि जो मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है,
चलिए कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, निश्चित तौर पे बीपीएससी बार बार यहां से प्रश्न पूछी है और पूछेगी। क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी पार्टिकल्स का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, या जैसे घर है, घर बना है तो क्या चीज से बना, ईंटों से, तो ईंट एक प्रकार का कह सकते हैं सेल्स हो गया, कोशिका हो गया। यानी जीव जगत की सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, वो कोशिका कहलाती है। और कोशिका, ठीक है, कोशिका के बारे में निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछा जाएगा। और बहुत सारे कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं, और उत्तकों से अंग बनता है, और अंग से आपका मानव शरीर या जीव जंतु का शरीर बन जाता है। तो कोशिका सबसे छोटी आपका क्या है, रचनात्मक, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कोशिका सेल, कोशिका क्या है, कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और इसकी खोज 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री, नाम था उनका रॉबर्ट हुक, जिसने क्या चीज पे देखा, तो क्वार्क में देखा कि सूक्ष्म मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां, सूखे हुए लकड़ी में देखा कि जैसे मधुमक्खी में कोठरियां होती है छोटे छोटे, उसी प्रकार से उसके अंदर कोठरियां हैं, जिनको उन्होंने क्या कहा था, कोसा कहा था। कोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा कक्ष यानी सूक्ष्म कक्ष, ठीक है, अ लिटिल रूम। उनका यह अध्ययन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में कोशिका के संगठन का अध्ययन किया। तो अगर पूछे कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वैन ने दिया था, स्वान ने। लेकिन अगर पूछे कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। और कोशिका से जुड़े हुए क्वेश्चन क्या क्या खोजकर्ता के रूप में पूछे जा सकते हैं, वो आपको यहाँ टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। सेल यानी कोशिका, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, तो 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। कोशिका के अंदर, जैसे ये कोशिका है, ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली, इसके अंदर केंद्रक होता है, क्या रहता है, तो केंद्रक। ये हो गया कोशिका भित्ति, जितने भी जीव जगत है उसमें कोशिका भित्ति झिल्ली होता है, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। और यहाँ पर लिपिड रहता है, ठीक है, लिक्विड अवस्था में। इसी में कहीं माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं लाइसोसोम, कहीं राइबोसोम, इस प्रकार से चारों ओर से रहता है। आगे चित्र में दिखाएंगे। तो जो बीच वाला न्यूक्लियस है, इसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। अति महत्वपूर्ण है कि कोशिका का जो केंद्रक है, उसमें केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। कब, 1833। गोल्जी एपरेटस कैमिलो गोल्जी ने किया था, गोल्जी का जिसको बोलते हैं। राइबोसोम जॉर्ज पैलेट ने किया। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, लाइसोसोम अति महत्वपूर्ण है, डी डबे, ठीक है, डी डुबे नाम था। तो ये आत्महत्या की थैली कहलाती है। कोशिका की आत्महत्या, तो डूबेगा तो आत्महत्या ही हो गया ना, मर जाएगा वो, तो डी डूबे याद रखिएगा। ऐसे लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या है, लाइसोसोम। उसके बाद सेल थ्योरी, जो सेल का सिद्धांत है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, ये महत्वपूर्ण है। कई लोग रॉबर्ट हुक मार के खुश हो जाते हैं, तो जब सिद्धांत पूछे तो याद रखिएगा स्लाइडेन एवं स्वान, 1838 में। स्लाइडेन एवं स्वान याद रखिएगा। सेल थ्योरी के बारे में पूछे तब। अगर पूछे डायरेक्ट कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक मारना है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। सबसे छोटी कोशिका, अभी आपको हमने बताया था माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। और मानव शरीर का अगर पूछे तो आपको शुक्राणु को बोलना है, ठीक है, स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है पूरे संसार में, दुनिया में, वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका होता है, 175 mm का होता है। कोशिका का जो पावर हाउस है, ऊर्जा गृह, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार पूछेगा कोशिका का पावर गृह, ऊर्जा गृह, जहां ऊर्जा बनता है, वो क्या है आपका, तो माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली, जहां पर नष्ट हो जाता है कोशिका, ठीक है, वो है आपका लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका का आत्महत्या की थैली कौन कहलाएगा, डी डुबे ने खोजा था, लाइसोसोम को, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कोशिका, कितने प्रकार के कोशिका होते हैं, तो मुख्यतः कितने प्रकार के कोशिका होते हैं, 2 प्रकार के कोशिका होते हैं। कौन कौन सा, प्राकैरियोटिक और दूसरा
यूकैरियोटिक। जितने भी बड़े जीव हैं जिसको आप देख रहे हैं खुले आंख से, सब में यूकैरियोटिक होगा। यू मतलब तुम, हम, तुम, जीव जंतु जितने भी हैं यूकैरियोटिक। और जितना भी सूक्ष्म जीव है जो आप नहीं देखे, जीवाणु, विषाणु, ये सब, विषाणु में तो आपका कोशिका रहता ही नहीं है, मृत प्राय ही रहता है उसमें। चलिए अब आ जाइए प्राकैरियोटिक कोशिका। ये कोशिकाएं अर्ध विकसित होती है, पूरा विकसित नहीं होगा। इसमें कई कोशिका अंगक जैसे केंद्रक, गोल्जिकाय उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होगा। इसमें राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, खास करके जीवाणु। जीवाणु क्या हो गए, प्राकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आ गए। जीवाणु किस में आएंगे, प्राकैरियोटिक में आएंगे। जीवाणु किस में आएंगे, तो प्राकैरियोटिक में आएंगे। दूसरा आपका है यूकैरियोटिक। दूसरा कौन सा है आपका, यूकैरियोटिक। जो भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, हम, आप, पेड़ पौधे, ये सब क्या हो गए, यूकैरियोटिक कोशिका। ये कोशिका विकसित होती है, इसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं, खास करके राइबोसोम जो होगा 80 प्रकार का। तो ये याद रखिएगा, एस क्या है, सेडिमेंटेशन। तो 80 प्रकार का होगा आपका यूकैरियोटिक में, 70 प्रकार का होगा आपका प्राकैरियोटिक में। ये याद रखना है आपको, ठीक है। पादप कोशिका जितना भी WBC, RBC, RBC भी एक प्रकार का क्या है, कोशिका ही है। रेड ब्लड सेल क्या है आपका, कोशिका ही है। लेकिन याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल में आपका न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता है। रेड ब्लड सेल में आपका केंद्रक नहीं होता, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं जंतु कोशिका। तो ये आपका जो दिख रहा है साइड में, जो चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे से देखिए, ये आपका जंतु कोशिका है, ठीक है। जंतु कोशिका में देखिए, ये आपका गोल्जी एपरेटस है, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी को ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये आपका कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन्स कहलाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये लाइसोसोम है, ये आत्महत्या, और इसके चारों ओर लिक्विड रहता है भरा हुआ, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। बीच में ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। राइबोसोम ये छोटा छोटा क्या हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम ही करता है, तो ये याद रखिएगा। ये न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है, केंद्रक का जो घेरे रहता है, ठीक है। और चारों ओर जो है द्रव्य, लिक्विड अवस्था में लिपिड रहता है मौजूद, ये याद रखिएगा। तो ये था आपका एनिमल सेल्स। अब आ जाइए इसके बारे में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, पर्णहरित, रिक्तिका नहीं पाए जाएंगे। पर्णहरित कोशिका भित्ति, ठीक है, और रिक्तिका ये प्लांट कोशिका में ही होगा। तो ये याद रखिएगा, रिक्तिका को लब हो गया प्लांट से, ठीक है। रिक्तिका, लवक, और जो है आपका ऐसे भी पर्णहरित जो क्लोरोप्लास्ट है वो तो पेड़ पौधा में ही होगा। तो ये सब पादप कोशिका में होते हैं। बाद बाकी जो भी है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। दो प्रोटीन परत के बीच एक लिपिड का परत होता है, और कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होते हैं। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण लाइन, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होते हैं। अब आ जाइए, अंतःप्रद्रव्य जलिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका जो होता है वो राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, ये लिपिड संश्लेषण करते हैं। और जितने भी राइबोसोम होते हैं वो अंतःप्रद्रव्य जलिका के ऊपर ही चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका, राइबोसोम उपस्थित होगा। प्रोटीन संश्लेषण अति महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, तो राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करेगा, तो राइबोसोम। राइबोसोम करेगा। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करेगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। प्रोटीन संश्लेषण का काम, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज के एक अणु को टूटने से 36 एटीपी बनता है, जिसमें 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। एटीपी मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कई बार एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, तो क्या हो गया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। राइबोसोम, प्रोटीन प्लस आरएनए समूहों के मिलने से राइबोसोम को पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है, जो जिसमें प्रोटीन आरएनए हो। राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को क्या कहते हैं, कई बार ये फुल फॉर्म भी दे देगा, ठीक है। और जितने भी कोशिका सेल्स होते हैं उसके केंद्रक में केवल आपका डीएनए होता है, डीएनए, ठीक है, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड।
आगे देखिए आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्रोटीन प्लस आरएनए समूहों में मिलने वाले जो भी राइबोसोम होते हैं उनको पॉलीसोम कहा जाता है। अब यहाँ जो चित्र आप देख पा रहे हैं यह पादप कोशिका है। पादप कोशिका में क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा। ये जो है आपका कोशिका भित्ति है, गोल्जी का यहाँ भी है। यहाँ पे आपको सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस यहाँ भी रहेगा, ठीक है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सब या क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट इसमें होगा, हरित लवक जो पेड़ पौधे पत्तियों में पाया जाता है। अब देखिए यहां पर देखिए पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम लाइसोसोम तारकाय नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सेंट्रोसोम लाइसोसोम तारकाय केवल जंतु कोशिका में होगा। यहां पर स्पेशल क्या होगा, रिक्तिका होगा, लवक होगा और आपका कोशिका भित्ति होगा और आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसमें रिक्तिका या राजधानी पर्णहरित पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है सेल्स, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, एवरेज सेल साइकिल 24 आवर्स का होता है, ट्रिक रिक्तिका। चलिए पादप कोशिका में पाए जाने वाला है। अब आ जाइए यहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है मायोसिस और आप लोग पढ़े होंगे माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। यह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। चूंकि सेल्स का जो निर्माण होता है सेल्स केंद्रक ही निर्माण कर देता है। तो कायिक कोशिकाएं, सोमेटिक सेल्स माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर के दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है। उसके बाद आपका मियोसिस, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। इस कोशिका विभाजन की खोज बेंजामिन ने की थी, जबकि नामकरण मियोसिस फार्मर द्वारा हुआ, ठीक है। और 1905 में यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, इसके द्वारा नर और मादा युग्मक बनते हैं। तो मियोसिस को रेडुकेशनल डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इस विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ये अति महत्वपूर्ण लाइन है, ये याद रखिएगा। फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल में 44 प्लस XY क्रोमोसोम होता है। किसी माता पिता को संतान पुत्री होगा या पुत्र, यह डिपेंड करता है पुत्र के क्रोमोसोम पर, क्योंकि उसी में XY दोनों क्रोमोसोम होता है, ठीक है। टोटल 23 जोड़ा यानी 46 होता है। टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होता है, 46, जिसमें आपका महिला में फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम होता है और मेल पुरुष में आपका 44 प्लस XY क्रोमोसोम होता है। तो ये याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कोशिका से इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप लोग के लिए जो है सेट डाल दिया गया है। आप लोग ये जो भी आपने आज सेल्स के बारे में पढ़ा है, ये ऑब्जेक्टिव आपके जीके में, ठीक है, जीके जीएस में आपका बायोलॉजी का फोल्डर होगा, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था सेल्स से रिलेटेड हमने आपको करवा दिया। आपके एग्जाम में उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और टाइम भी हो गया है, इसीलिए सारा कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। महिलाओं में केवल XX क्रोमोसोम होता है और आपका टोटल 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, यानी 46, 44 प्लस XX महिला में, पुरुष में 44 प्लस XY। कंप्यूटर का कोई ऐप बताए सर, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज का क्लास आज आपका ओवर करते हैं, और चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास था आपका, इसी प्रकार से 4 से 5 क्लास में आपका बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। आप लोग जब भी क्लास हो मिस नहीं करें, आपके लिए सारे टॉपिक अति महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।